हमारे यहाँ विधवाओं की शादी नहीं होती थी। मेरी सास ने गुस्से से उन लोगों को डांट दिया जो लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। उन लोगों ने मेरी सास को बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने जालिम सास कहा और चले गए। पर मुसीबत मुझ पर तब टूटी जब सास ने मुझे झाड़ू से इतना मारा कि नील पड़ गए। बोली, आज के बाद किसी के सामने मत आना। फिर मेरी नंद की शादी अमीर घर में किसी अमीर लड़के से तय हो रही थी। मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी जब उसका होने वाला पति मेरा नंदोई वहाँ किसी काम से आया और मुझे देखकर पत्थर का हो गया। 2 दिन के बाद जब बारात आई तो होश उड़ गए। उसने सबके सामने ज़बरदस्ती मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और कहा, राखी कहाँ है। शिव कुमार ने भरी महफिल में मेरा नाम बुलाया तो एक पल के लिए मैं गूंगी हो गई। मैं जो एक कोने वाली मेज पर सबसे छुप कर बैठी थी, यूं अचानक से मेरा नाम क्यों बुलाया गया है तो मैं चुपके से बैठी रही। आंटी, राखी को बुला दो, उसने मेरी सास से कहा। तो सास गुस्सा करती हुई मेरे पास आई और बोली, चलो, जब सब तुम्हें बुला रहे हैं तुम तो आई हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बर्बादी के लिए, मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाने बैठ गई हो। यहाँ से उठो और स्टेज पर चलो। मैं चुप से उठकर सास के साथ स्टेज पर गई। शर्मिंदगी की वजह से मेरी निगाहें नहीं उठ रही थी, मगर मैं साफ महसूस कर सकती थी वहाँ मौजूद हर आदमी की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी और सभी चुपके से बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि दूल्हे ने आखिर अपनी होने वाली विधवा सलहज को क्यों बुलाया है। वहां गई तो शिव कुमार मेरा नंदोई एकदम से उठ खड़ा हुआ और मेरी सास से वो कहने लगा कि उनसे कुछ बात करना चाहता है। शिव कुमार की माँ ने उसे रोकना चाहा था, मगर वो बेटे के कहने पर जल्दी से चुप कर गई और उसे वही करने दिया जो वो करना चाहता था। सास के चेहरे से बिल्कुल रंग उड़ चुके थे, मगर वहाँ बहुत सारे मेहमान थे सो उन्होंने चुप रहना ही अच्छा समझा और कमरे में शिव कुमार के साथ बात करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वे दोनों बाहर आए। सास की रंगत पहले से ज़्यादा काफ़ी फीकी हो गई थी, जबकि शिव कुमार बड़ा खुश लग रहा था। मुझे वहीं स्टेज पर एक तरफ एक कुर्सी पर बिठा दिया गया था। कुछ ही देर में मेरी नंद वहां आ गई। उन दोनों की शादी करवा दी गई। उनके शादी के बाद लोग खाना खाने में बिजी हो गए थे, तो सास शिव कुमार और सिया को लेकर कमरे में चली गई। साथ ही उन्होंने मुझे भी कमरे में बुला लिया, जिस पर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने कभी भी मुझे कुछ अहमियत नहीं दी थी और अब जैसे वो मुझे बुलाकर ले गई थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कमरे में जाकर सास ने जो बम फोड़ा था, मेरे तो सोच से भी बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से सबके सामने सिया और शिव कुमार की शादी हो चुकी थी और विदाई के बाद अगले दिन, राखी तुम्हारी भी शिव कुमार के साथ शादी है। क्यों मम्मी? मगर मेरी शादी क्यों? तुम्हें जो कहा गया है वह सुनो। वे दोनों माँ बेटी के चेहरे बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहे थे। उनकी आंखें बता रही थी बात कुछ और है, लेकिन जैसे ही ये शब्द निकले मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर सिया की शादी होने के बाद वह आदमी मुझसे शादी क्यों करना चाहता था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस कमरे में शिव कुमार और मेरी नंद, उसके माँ बाप और सिया, वहाँ सभी लोग मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी में सासू माँ मुझे कैसी बातें कर रही थी। सासू माँ ने गुस्से से मुझे देखा। इससे पहले कुछ और बोलती शिव कुमार अपना गला खखार कर बोला, ये सब कुछ हमारी इच्छा पर हो रही है। हमने ही ये सब कुछ कहा है, तुम बिना वजह परेशान मत हो और खुश हो जाओ। आपकी नंद के साथ आपका भी तो घर बस रहा है। बाकी अब मेरा ख्याल है हमें बाहर जाकर बैठना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग कुछ और ही समझ बैठे। ये कहकर एक्सक्यूज मी कहता हुआ वहां से बाहर चला गया। पीछे उसके माँ बाप भी कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने सर उठाकर माँ और सिया को देखा तो दोनों ही घबराई हुई नज़रों से मुझे देख रहे थे। सिया की हालत ऐसी थी अभी इसी वक्त वह रो देगी, मगर बड़े सब्र से खड़ी थी, ये सारा तमाशा देख रही थी। माँ भी गुस्से की नज़रों से वहाँ से बाहर चली गई। दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, सिया ने दबे दबे शब्दों में चीख कर कहा। तो मैं तेज़ी से बाहर को भाग आई, कहीं वह सचमुच मेरी जान ही ना ले ले। बाहर आते ही मैं अपने कमरे में आ गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पूरा बदन काँप रहा था। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है और इतनी अचानक से मेरी सास कैसे अपनी बेटी के पति के साथ मेरी शादी करने को राज़ी हो गई थी। मुझे 2 दिन पहले वाला किस्सा याद आया, जब मैं अपने ध्यान में ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। मेरी सास और नंद ने घर का सारा काम मुझसे ही करवाया था। सिर्फ बर्तन धोने के लिए एक काम करने वाली औरत को रखा गया था। इससे पहले भी घर की सफाई सब कुछ मैं अकेले ही करती थी। बाकी सब काम हो गए थे, सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया था। तो मैं बुरी तरह से ड्राइंग रूम के कोने कोने साफ करने में लगी थी जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी।
मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। मैं चौंक गई, जल्दी से सर से दुपट्टा लेकर उठ खड़ी हुई, वहाँ से जाना चाहा, मगर उस आदमी ने मुझे रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं? मैं अपना नाम बताए बिना ही उल्टा उसी से दोबारा पूछा, मिस्टर आप कौन हैं और कैसे अंदर आ गए? वो मुस्कुराते हुए बोला, घर का दरवाज़ा खुला था, वैसे भी अब ये मेरा ही तो घर है, मैं पूरे हक से अंदर चला आया हूँ। मेरा नाम शिव कुमार है, सिया का होने वाला पति। अब आप अपने बारे में बताओ। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से अपना नाम बताया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। मुझे सिर्फ यही डर था, कहीं मेरी सास और नंद मुझे शिव कुमार के साथ देख ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी जान पर आफत बन जाती। भगवान की कृपा थी, किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने सोचा पहले सास को बता दूं। मुझे पता ही था मेरी सास बहुत सवाल करेगी। इसी डर की वजह से उस बात पर मिट्टी डालकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी नंद में ऐसे तो कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी, पैसा भी इन लोगों के पास ज़्यादा था। एक कमी उसके अंदर थी, उसका एक पैर छोटा था, जिसकी वजह से वो बल खाकर चलती थी। इसी की वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मैं भी उसके लिए बहुत चिंता करती थी, लेकिन उन दोनों माँ बेटी का घमंड उन लोगों को ले डूबा था। अब पता नहीं शिव कुमार मेरी सास को मेरे बारे में क्या बताएगा। मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं यही प्रार्थना कर रही थी, काश कि मेरी कोई बात ना कर दे। ऐसा ही हुआ था। सास ने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। कुछ दिन के बाद सिया की शादी थी, अपनी पूरी तैयारी में बिजी थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था जब से संजय की मृत्यु हुई थी, मगर मेरे दिल से बार बार उसके लिए प्रार्थना ही निकलती थी, भगवान उसके किस्मत में कोई अच्छा जीवन साथी लिख दे, मेरी तरह उसकी किस्मत बुरी ना हो, उसे किसी की बातें बर्दाश्त ना करनी पड़े। मेरी शादी को बस 3-4 महीने हुए थे जब एक दिन संजय की अचानक से मृत्यु हो गई। वह डीजल कंपनी में काम करते थे, मगर उधर किसी तरह से आग लग गई और संजय भी उसी आग की लपेट में आ गए। मेरे पति के मरने के बाद सासू माँ को पैसे मिले थे, मुझे भी, लेकिन मुझे उन पैसों की जरा भी ज़रूरत नहीं थी। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। नई नई शादी थी, दुख भी बहुत ज़्यादा था, मुझे किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे अपने साथ ले जाने की बात की, मगर तभी अपने जिस्म में होती बदलाव से महसूस हो गया था कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि संजय की औलाद मेरी कोख में पल रही है। डॉक्टर से चेक करवाने पर जब इस बात की पुष्टि हो गई कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी सास ने मना कर दिया। वे बिल्कुल भी मुझे मायके नहीं जाने देगी। ये उनकी नस्ल है और उनके घर में ही पैदा होगी। मेरे माँ बाप चुप होकर चले गए। वे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सब्र किया, बर्दाश्त किया। संजय का दुख खत्म तो नहीं हुआ था, मगर उस नन्ही जान के आने का सुनकर मुझे काफ़ी हद तक सब्र हो गया था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे 9 महीने के बाद संजय वापस इस दुनिया में आ जाएगा। मगर किस्मत ने शायद मेरी एक और परीक्षा लेनी थी। एक दिन मैं नहा धोकर बाहर आई तो देखा सामने कुछ मेहमान बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था वे कौन लोग हैं। मेरी सास मुझे अपने और अपनी बेटी के मामले में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं देती थी। जब भी मेरी नंद के लिए रिश्ता आता, मेरी सास मुझे सख्ती से मना कर देती, तुझे सामने नहीं आना है। लेकिन मुझे भी इस बात की परवाह नहीं थी। मैं पूरी तरह अपनी ही दुनिया में रहने वाली बिल्कुल अलग सी लड़की थी। मैं शक में थी, अपने कमरे में जाऊं या उन लोगों को मैं नमस्ते करूं या उन लोगों का पैर छूऊं। तभी उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखकर सास से पूछा, ये कौन है? उस लड़की को यहाँ पर बुलाओ। सास का मुंह बन गया था। उसने मुझे बुलाया और बताया, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, अभी 1 साल नहीं बीता। वह औरत मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। तब तक वहाँ सिया भी आ गई थी। फिर सास ने मुझे इशारा किया तो मैं अपने कमरे में चली आई। वह मेहमान कब गए मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बाहर आई तो सास ने मुझे डांटा था। क्या ज़रूरत थी अपनी मनहूस शकल वहाँ पर लाने की? मैंने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे नहीं पता था दीदी का रिश्ता देखने वाले लोग आए हैं। उसी बात पर सास गुस्से से बोली, पता नहीं था, मगर तुम बच्ची भी नहीं थी। मेहमानों को देखकर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था। खैर जो भी हुआ था, आइंदा ऐसी गलती मत करना। मैंने सुकून का सांस लिया, भगवान का धन्यवाद किया और ज़्यादा डांट नहीं पड़ी। मगर ये मेरी सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वे लोग सिया से रिश्ता करने से मना कर दिए। लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वह गुस्से से पागल हो रही थी। जैसे ही मैं उसके सामने गई तो सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपना बचाव करने के लिए बढ़ी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वे जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। जब हाथों से मार मार कर दिल नहीं भरा तो उसने झाड़ू से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील के निशान थे। आखिरकार सास ने मुझे धक्का दिया। मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई।
जिसको भगवान नहीं मारता उसे कौन मार सकता है भला। मेरा बच्चा सही सलामत था, पर मैं उस बच्चे के लिए ही तो जी रही थी। कितने दिन तो मैं इस सदमे में रही कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन जब चेक करवाया तो मेरा बच्चा सही सलामत निकला। वह भी शकल से शर्मिंदा लग रही थी, मगर फिर भी उसने इस सब का इल्ज़ाम मुझ पर ही रखा कि तुम मेहमानों के सामने ना आती और ना ही मेरी नंद सिया का रिश्ता टूटता। सबकी जिम्मेदार तुम ही हो। मेरे माँ बाप भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई। मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी और मैं सोचती थी अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मेरी सास का दिल भी मोम हो जाएगा। मेरी सास की एक ही कमजोरी थी, उनकी बेटी। सिया का रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था, सिर्फ सिया की एक कमी की वजह से। लेकिन वे दोनों माँ बेटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे सोचते थे मैं उनके घर में मनहूस हूँ, जिसकी वजह से उनके घर में ये सारी समस्याएं आ रही है। अपनी गलतियों और अपनी कमी को भी वो मेरे अंदर ही देखते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ रहना चाहती थी, क्योंकि मैं संजय को बहुत चाहती थी और संजय को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे भले ही वो मुझसे दूर जा चुका था। भगवान सब देख रहा था, एक ना एक दिन मेरी सास को अकल आ ही जानी थी। लेकिन शायद भगवान को तो मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखना था। उसके बाद सिया के लिए रिश्ते आए। अब जब भी कोई रिश्ता आता तो सास मुझे पहले ही बता देती, सो मैं सुकून से कमरे में जाकर बैठ जाती और करीब रात को ही बाहर निकलती थी। जिंदगी बड़ी अजीब सी डगर पर चल रही थी। इतने रिश्ते के बावजूद भी किसी ने भी सिया को पसंद नहीं किया था। देखने में अच्छी खासी थी, बस उसके टांग में जरा सा छोटा बड़ा था। बचपन में पैदा होते ही शायद उसको पोलियो की शिकायत हो गई थी। मेरे ससुराल में रिश्तेदारों का कहना था कि मेरी सास जवानी में बहुत तेज़ तर्रार औरत थी। सास ने अपनी नंद के साथ बहुत बुरा किया था। मेरी सास की एक ही नंद थी, वे 5 देवरानी जेठानी थी। मेरी सास देवरानी जेठानी में सबसे बड़ी थी, लेकिन अपने सास के साथ 2 महीने भी नहीं रह पाई थी। अपने पति को लेकर अलग हो गई थी। ना तो अपने पति को अपने परिवार से मिलने देती थी, ना माँ से, ना बाप से, ना ही बहन से। जो बहन उनकी आंखों का तारा थी, उस बहन से अपने पति को भी मिलने नहीं दिया। उनके खिलाफ पति के मन में जहर भरती रही। इसी गम में सास ससुर खत्म हो गए। वह बहन कभी उस भाई के दर पर, कभी दूसरे भाई के दर पर। एक बहन उन 5 भाई के सर पर बोझ थी और उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। बाद में पता चला उसने बहुत दिमागी टेंशन की वजह से आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि मेरी सास ने उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया था। उसका अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा था। इसी झूठे इल्ज़ाम में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके आगे पीछे था ही कौन? सारी भाभियाँ थीं, सब उससे अपना जान छुड़ा रहे थे, कहीं उनके सर पर वो बोझ न बन जाए। आखिरकार उस बच्ची ने आत्महत्या कर लिया था। जब मेरी सास की नंद मरी थी, मेरी सास उस वक्त पेट से थी। उनका बच्चा पैदा होने में कुछ ही टाइम बाकी था। उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई थी। उनकी बेटी भी सेहतमंद हुई थी, जो सिया थी। लेकिन उस 6 महीने के अंदर अंदर ही उस छोटी सी बच्ची को पोलियो की शिकायत हो गई और उस बीमारी में उसकी एक टांग खराब हो गई। उनके रिश्तेदार में सब कहते हैं कि मेरी सास की नंद की बददुआ उन्हें लगी थी। संजय भी भरी जवानी में मुझे विधवा कर गया था। लोगों के मुंह से सुनी हुई बातें मुझे अब सच लगने लगी थी कि मेरी सास के कर्मों की ही सज़ा उन्हें मिल रही है। लेकिन सास की सज़ा में मैं भी शामिल थी। भगवान मुझसे भी परीक्षाएं ले रहा था। जब शिव कुमार का रिश्ता आया तो सास बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वे लोग बहुत ही अमीर हैं। अगर उन्होंने सिया से रिश्ता करने से मना किया तो फिर क्या करेंगी? मैं उनकी किसी बात में नहीं बोल सकी थी। सास की बात सुनने के बाद मैंने नरमी से कहा, माँ जी, जो कुछ भी भगवान देता है उसकी किस्मत में वही लिखा होता है। अगर उसकी किस्मत में अच्छा रिश्ता होगा तो वो उसे मिलकर ही रहेगा। मेरी इस बात पर सास तड़प कर बोली, हाँ, तुम तो चाहोगे कि उसकी किस्मत बुरी हो, ये बात सच है। अगर ऐसा इंसान जो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता तो वह सामने वाले पर भी कभी भरोसा नहीं करता कि वह भी कभी मेरे लिए अच्छाई हो सकता है। उसे सामने वाला हमेशा बुरा ही नज़र आता है, क्योंकि वह अपनी बुराई सामने वाले में देखता है। और इसी वजह से उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। रिश्ते आते थे लेकिन सभी मना करके चले जाते थे। उन्होंने एक मासूम आत्मा को बिन वजह तड़पाया था और उन्हीं के इस गुनाह की सज़ा उनके बेटी के रूप में मिल रहा था। इल्ज़ाम मुझ पर लगाती थी। सास कहने लगी, तुम तो कहोगी क्योंकि तुम्हारा अपना घर उजड़ गया है तो किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकोगी। मैं इस बात पर घंटों रोती। उसके बाद कब शिव कुमार का रिश्ता आया, कब उन्होंने हाँ की, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतने तारीख को उन दोनों की शादी है। मैं अंदर ही अंदर खुश भी थी। चलो, उसका घर बस रहा है,
इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वह अपने घर की हो जाएगी। वैसे भी उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त कर ली थी। दर्जनों रिश्तों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वह अब रिजेक्ट हो कर परेशान हो गई थी। मुझे ये भी पता था कि शिव कुमार ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दी हुई थी, तब वो ये शादी करने के लिए तैयार हुआ था। शिव कुमार बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसका डिवोर्स क्यों हुआ था मुझे नहीं मालूम था। सुनने में आया था कि शादी 1 महीना भी नहीं चल पाई थी और शिव कुमार से वह लड़की डिवोर्स लेकर जा चुकी थी। आखिर उस लड़की में कमी थी या फिर शिव कुमार में? इस राज से पर्दा नहीं उठा था। इतनी कमी होने के बावजूद भी वह सिया से शादी करने के लिए राजी क्यों हुआ था? ये सब एक राज ही था। मेरी सास शिव कुमार का पैसा देखकर ही तड़प रही थी और उसे पैसे पर अपनी बच्ची को ऐश करते हुए महसूस कर रही थी। और उस लड़के की ज़्यादा जानकारी लेना नहीं चाहती थी। बस रिश्ता हो गया था, उसी में फूले नहीं समा रही थी। जब शिव कुमार ने सिया के साथ साथ मेरे साथ भी शादी करने की इच्छा की, सिया विदा होकर जा चुकी थी, जबकि मैं अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे ऐसी परीक्षा ना ले। ये जो कुछ भी मैंने सुना है ये सब मजाक हो। मैं ये भी जानती थी उस वक्त शिव कुमार और मेरी सास के चेहरे के रंग बिल्कुल बदले हुए थे। सबके चेहरे गंभीरता से भरी हुई थी। मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा कहीं नहीं लग रहा था वो मेरे साथ ये घटिया मजाक कर रहा हो। शादी के सारे रस्मों के बाद सास कमरे में आई। उसके चेहरे पर दुख और अजीब से असर दिखाई दे रहे थे। चाहती क्या हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें मेरी बच्ची की खुशियाँ देखना अच्छा नहीं लगा? सास के शब्द में एक ठहराव था। मैं मूर्ति बनी उन्हें देखने लगी जब वो एकदम से आगे बढ़ी और दोनों हाथों से मुझे पीटना शुरू कर दिया था। साथ ही ऊंची ऊंची गालियां भी देने लगी थी। तुम मनहूस हो, तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पहले मेरा बेटा खा गई, अब मेरी बच्ची का घर बर्बाद करना चाहती हो। डायन हो तुम। मैं एक तरफ डर कर सहम कर खड़ी रही, सास की बातें सुनती रही। जब वो बोल बोल कर थक गई तो खुद ही ज़मीन पर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़कर उन्हें चुप करवा सकूं। मुझे अपने सास से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं चुप से अपने कमरे में आ गई। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी जो भी बला थी मेरे सर से उतर जाए। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैंने तुरंत किचन में जाकर खाना खाया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती थी। उसी के लिए तो मैं जी रही थी और इतना कुछ सह रही थी। कृपा थी जो भी थोड़े बहुत मेहमान थे वे अपने घरों को चले गए थे। अगर वे सब तमाशा देखते तो बहुत मुसीबत बन जाती। मैं सारी रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी रही। भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरी नंद का घर बसा देना। शिव कुमार का दिल बदल जाए, वह मुझसे शादी करने से मना कर दे और मेरी नंद को खुश रखे। मेरी सास बराबर अपने सीने पर हाथ मार रही थी और प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर मेरा दिल बहुत खराब हुआ था। मेरी वजह से उस औरत पर क्या गुजर रही थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि इधर सिया भी कितनी परेशानी में डूबी हुई थी। शिव कुमार कितने आसानी से कह गया था कल वो मुझसे मंदिर में शादी करेगा। अगर हम में से किसी ने भी कुछ भी किया और कहा तो वो मेरी नंद को डिवोर्स भी दे देगा और उसको अपने साथ नहीं रखेगा। इसी डर के मारे हम तीनों चुप रहे। बड़ी मुद्दतों के बाद तो कोई अच्छा रिश्ता मेरी नंद के लिए आया था और शादी भी हो गई थी। और अब ये समस्या खड़ी हो गई थी, वो मुझसे शादी करेगा। क्या उसे कोई डर नहीं? खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है। मैं भी सारी रात वही प्रार्थना कर रही थी, काश शिव कुमार का दिल बदल जाए। मेरी किस्मत में जो भी लिखा था वो मुझे मिल गया है, मगर अब मैं यूं सिया की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। सुबह तक जितनी भी प्रार्थना कर सकती थी मैंने की थी। अगले दिन सास की आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने सिया के ससुराल में रिसेप्शन पर जाने की तैयारी की, क्योंकि शिव कुमार ने शर्त यही रखी थी कि रिसेप्शन की पार्टी ख़त्म होते ही वो मुझसे शादी करेगा। मेरी सास को मजबूरन मुझे ले जाना ही पड़ा था। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सास के गुस्से को देखकर मैं भी तैयार हो गई थी। वह अपनी बेटी का घर किसी भी तरीके से बचाना चाहती थी और ये जब भी मुमकिन था जब मेरी शादी शिव कुमार से हो जाती, क्योंकि शिव कुमार की यही शर्त थी। मैं ना चाहते हुए भी रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार हो गई। वहां गई तो शिव कुमार मुझे देखकर एकदम से खुश हो गया था, जबकि सिया का मुंह बना हुआ था। वे दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी थी। शिव कुमार उठकर कमरे से बाहर चला गया। पीछे मैं एक सोफे पर बैठी हुई थी। वहां उन दोनों माँ बेटी के बीच बैठना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, सो मैं बाहर चली आई। वहां मैंने आंगन में शिव कुमार को खड़े किसी से फ़ोन पर बात करते देखा, तो मैं उसके पास गई और कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। उसने जल्दी से फ़ोन रखकर
फिर नरमी से मुझे देख कर बोला, तो ठीक है, मैं सिया को डिवोर्स दे देता हूँ। मैंने तिल मिलाकर कहा, आखिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था। अचानक शादी में देखकर तुमने मुझसे शादी की शर्त क्यों रखी? शिव कुमार ने बड़े गौर से मुझे देखा। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मैं नहीं समझ सकी थी। मुझे आपको बताकर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपके सास से बात कर ली है। तुम्हारे पेट में जो भी लड़का है या लड़की 18 साल के होने के बाद वह अपनी मर्जी से तुम्हारे पास या अपने दादी के पास रह सकता है, और 18 साल से पहले मैं उस खर्च की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा और उससे एक बाप बनकर पालूंगा। और अब भी तुम्हें कोई मुझ पर शक है तो कागज़ पेन से लिखवा सकती हो, साइन कर दूंगा, और इससे ज़्यादा तुमको और क्या गारंटी चाहिए? जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझसे शादी करोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और नहीं तो मुझे आगे की कार्रवाई करने में थोड़ी देर भी नहीं लगेगी। वकील भी सामने ही बैठा है। मैं तुम्हारी नंद को डिवोर्स दे दूंगा। नहीं तो चुपचाप मंडप में चलकर बैठो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गई। मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, उस आदमी से शादी करने का, और सिया की ज़िंदगी किसी तरह भी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं वहीं खड़ी हुई थी। जब मुझे सास ने बुलाया मैं अंदर आ गई। दोनों माँ बेटी मुझे घूर रही थी। मैं डर कर रह गई। जो हो रहा है उससे तुम भी अनजान नहीं हो। चाह कर भी अपनी बेटी की किस्मत को बदल नहीं सकती। मगर याद रखो, मेरी बेटी को अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी तकलीफ पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी भर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैंने मना कर दिया कि माँ जी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। संजय के बाद मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। सास गुस्से में तिल मिलाकर बोली, खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी। मैं बात कर चुकी हूँ शिव कुमार से। अगर तुमने मना किया तो वह हर हाल में सिया को डिवोर्स दे देगा। तो अच्छा, जैसा वो कह रहा है वैसा ही करो। शादी से मना करने का मत सोचना। मैंने सिया को देखा तो वह चुप से मुंह दूसरी तरफ किए गहरी चुप्पी के साथ बैठी थी। इससे पहले और ज़्यादा कोई बात करती जब शिव कुमार कमरे में आया और कहा, चलिए आंटी जी नीचे। मंडप में दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है। मेरी और राखी की शादी संपन्न होनी है, तो तुम तीनों तैयार हो ना? इस बात के लिए तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और तुम लोगों को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। आंटी जी, तुम्हारे सर से दोनों बोझ उतर गया। तुम्हारी विधवा बहू का भी, और तुम्हारी कंवारी बेटी का भी, और तुम्हारी आने वाले संतान का भी चिंता खत्म हो गया। मैं सबकी जिम्मेदारी एक साथ ले लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं सिया को हमेशा खुश रखूँगा। उसे शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मैं मरे मरे कदमों से नीचे मंडप पर चली गई। मुझे इस वक्त संजय बहुत याद आ रहा था, क्योंकि मैं संजय से बहुत प्यार करती थी। वह मेरा पहला मोहब्बत था। मेरी शादी कम उम्र में भी हुई थी। मेरी उम्र 17 साल की होगी जब मैं संजय के साथ शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। संजय भी मुझसे बहुत प्यार करता था। छोटी छोटी बात पर संजय से लड़ाई कर लेती थी। फिर वह मुझे शाम को मनाता था और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसे एक बच्चे की बहुत चाहत थी, जल्द से जल्द हमारा बच्चा हो जाए। लेकिन बुरी किस्मत थी, वह अपने बच्चे को नहीं देख पाया और मुझे और मेरे बच्चे को बिल्कुल अकेला कर गया। मेरी दूसरी शादी के बारे में मेरे माँ बाप तक को पता नहीं थी। मैं तो बहुत दुविधा में फंस गई थी। मैं करूं तो क्या करूं? मैं अपनी नंद का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसी बुरे दिल के साथ मैंने शिव कुमार से शादी कर ली। मुझे शिव कुमार से बहुत नफरत हो रही थी। आखिर उसने मुझसे शादी क्यों की, और उसने मेरे नंद के साथ ऐसा क्यों किया? और उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी थी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह तीसरी शादी कर चुका था। क्या यह आदमी कोई साइको था? मुझे शिव कुमार से बहुत डर महसूस हो रही थी। इसी तरह मेरी शादी को 2 दिन बीत गए, लेकिन शिव कुमार मेरे कमरे में नहीं आया। मैं अपने दिमाग में सोचने लगी, आखिर जब उसको मेरे पास नहीं आना था तो उसने शादी ही क्यों की और मेरे नंद के साथ गद्दारी क्यों की? मैं यही सब सोचकर अपने नंद के कमरे में चली गई। देखा तो शिव कुमार उसके कमरे में ही था। मैं शिव कुमार का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं तुरंत अपने कमरे में आ गई। और अब मुझे शिव कुमार से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। आज मेरी दूसरी शादी का तीसरा दिन था जब शिव कुमार मेरे कमरे में आया। मैं गुस्से से तिलमिला उठी थी। मैंने कहा, शिव कुमार, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर तुमने तीसरी शादी क्यों की? शिव कुमार धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे दोनों हाथों को उठाकर चूम लिया। सब्र करो, वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगा। पहले तुम अपने सेहत का ध्यान दो। तुम्हें अभी तुम्हारे बच्चे के लिए सोचना है। अगर तुम ज़्यादा टेंशन लोगी, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। मैं गुस्से से 2 कदम पीछे हटी थी। मुझे शिव कुमार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शिव कुमार, बस मैं ये जानना चाहती हूँ,
कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। क्या ये बात जानना अभी इतना ज़रूरी है? गुस्से में थी। मैंने कहा, अगर मैं ये बात नहीं जान पाऊंगी तो मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ। उसने तुरंत मेरे होठों पर अपना हाथ रखा। आज तो तुमने ये कह दिया, लेकिन आज के बाद मैं ये शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है, और मेरी तलाश जब ख़त्म हुई जब मैं तुम्हें उस दिन ड्राइंग रूम में पहली बार देखा था, और जो कुछ भी तुमने मेरी पहली पत्नी के बारे में सुना है, मैं आज उस हकीकत के बारे में तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मैं अपनी पहली शादी अपनी माँ की पसंद से की थी, क्योंकि वो मेरी माँ की सहेली की बेटी थी। मैं उसे बचपन से जानता था। जब भी वो मेरे घर आती थी मैं उसे देखता था, लेकिन मैंने कभी उस नज़र से उसे नहीं देखा। मेरी माँ को वो लड़की बहुत पसंद थी। मेरी आंटी भी यही चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो जाए। मैं उन दोनों के दबाव में आकर उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन उस लड़की के दिल में क्या था उसने भी अपने माँ बाप से नहीं बताया था। वह लड़की भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह किसी और से मोहब्बत करती थी। लेकिन शादी ज़बरदस्ती हो गई थी, और वह शादी के रात ही अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी। वह मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। उसे अपने आशिक के साथ ही शादी करनी थी। मैंने भी शादी के रात ही वादा कर लिया कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। जब उसकी माँ लेने आई तो वह दोबारा मेरे घर नहीं आई, और मैंने उसको डिवोर्स भी दे दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। इस तरह हम दोनों का डिवोर्स हो गया था, और वह अपने आशिक के साथ अपना घर बसाकर अपनी नई जिंदगी में मगन हो गई थी। तो बताओ मेरी क्या गलती थी इसमें? अब मेरी माँ मुझे बहुत शर्मिंदा रहने लगी थी। फिर माँ ने कई साल के बाद मेरा रिश्ता फिर से ढूंढना शुरू कर दिया था, और उस दिन जब मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा तो मैं मचल उठा था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रही थी। तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ था, तुम्हारी आंखें भीगी हुई थी, तुम्हारे शरीर पर जगह जगह नील पड़े हुए थे, क्योंकि मैं उसी अस्पताल में हड्डियों का डॉक्टर था। जब तुम डॉक्टरनी से अपने जख्मों को चेक करा रही थी तो मैं तुम्हारे लिए तड़प उठा था। मेरी तलाश खत्म हो गई थी। तुम मुझे मिल चुकी थी। उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सब जानकारी ले ली थी, और उसी दिन मैंने बहाने से माँ को उस घर में तुम्हारी नंद का रिश्ता लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में एकदम बारीकी से खोज कर ली थी। पता चला तुम विधवा हो गई हो और तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम्हारी नंद का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी एक टांग छोटी है। उसी दिन मैंने सिया को पसंद किया और तुम तक पहुंचने की कोशिश की। जब पता चला तुम्हारी सास तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म करती है और तुम सब कुछ सह रही हो सिर्फ उस बच्चे के लिए, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें अब और दुख में नहीं देखना चाहता, और मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारी नंद के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ताकि उस बेचारी को एहसास ना हो कि मैंने उसके साथ कोई धोखा किया है। अब तुम दोनों ही मेरी पत्नी हो, मैं उसको भी वही दूंगा जो तुम्हें दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत हो और सिया मेरी मोहब्बत तक पहुंचने का जरिया। अब बताओ मैंने क्या पाप किया है? मैं शिव कुमार की बातें सुनकर हैरान रह गई। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कहने को। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी तुम्हारे शकल से नफरत हो रही है। उसने मेरे हाथ में एक बॉक्स थमाया और कहा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो उस बॉक्स को खोलकर देख लेना, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगा। शिव कुमार तो मेरे कमरे से चला गया था, लेकिन मैं सच जानने के लिए अपनी नंद के कमरे में गई थी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, वह चुप थी। मैंने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या शिव कुमार तुम्हें सच में मोहब्बत दे रहा है या नहीं? सिया मुझ पर चिल्ला उठी, कहने लगी, तुम कौन होती हो मेरे बारे में पूछने वाली? पहले तो मेरे पति को छीन लिया, फिर मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो। मैं उसका दुख समझ सकती थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। शिव कुमार कहीं से भी गलत नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बारे में मैंने शिव कुमार की माँ से भी जानकारी ली थी। उन्होंने वही कुछ बताया जो शिव कुमार बता रहा था। उसकी माँ ने बताया, वह तुम्हें कुंवारेपन से ही प्यार करता था और तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम उसे कहीं नहीं मिली, और जब उसे मिली तो तुम विधवा हो चुकी थी और इतने बुरे हालत में थी। तुम्हें सहारा देने के लिए उसने ये कदम उठाया है। अब चाहे तुम उसको जो भी मर्जी सजा दो, वह सारे स्वीकार करने को तैयार है। मैंने जाकर उस डब्बे को खोला जो परसों रात शिव कुमार मुझे दे गया था। उसमें से एक एल्बम निकली। उसे देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया था। शिव कुमार बचपन से लेकर 8वीं क्लास तक मेरे स्कूल में ही पढ़ा था। फिर उसके पापा की पोस्टिंग दूसरे इलाके में हो गई। वह स्कूल छोड़कर जा चुका था। वो मुझे मन ही मन मोहब्बत करने लगा था, लेकिन उस वक्त मुझे मोहब्बत की समझ नहीं थी, और जब मुझे मोहब्बत की समझ आई तो मेरी शादी हो गई थी और मैं संजय के साथ बहुत खुश थी। शिव कुमार मेरी बहुत परवाह करता था। वह बचपन से ही मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था। वो मेरा स्कूल का सारा होमवर्क कर देता था। वो हमेशा मेरे लिए लंच लेकर आता था।
लेकिन जब वो टीनेज में आया, स्कूल छोड़कर जा चुका था। मैं भी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मम्मी पापा ने मेरी शादी संजय के साथ करवा दी थी। शिव कुमार के नौकरी लगने के बाद उसने मेरी तलाश की थी, वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन उसको मैं ना मिली थी। और जब मैं उसको मिली तो इतने बुरे हालत में थी। उसने तुरंत फैसला कर लिया था कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, तुम्हें बचा कर रहूँगा। मैं शिव कुमार के गले लग गई। मैं उससे माफ़ी मांगने लगी थी। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम गलत नहीं हो, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम सिया के साथ कभी गद्दारी नहीं करोगे, क्योंकि सिया की वजह से ही तुम मुझ तक पहुंच पाए हो और आज मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम कभी भी सिया के साथ गद्दारी मत करना। मैंने शिव कुमार को माफ़ कर दिया। शिव कुमार तुम मुझसे टूट कर मोहब्बत करता था। शिव कुमार हफ्ते में 1-2 बार मेरे कमरे में आ जाता था, लेकिन उसके 1 घंटे की मोहब्बत ही मैं कितने जन्म जी लेती थी, क्योंकि वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था। सिया मुझसे कभी आमना सामना नहीं करती थी, वो मुझसे हमेशा सौतन की तरह ही करती थी। सिया 2 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा हूबहू संजय की तरह था। अब मेरी पहली सास मुझे बेटी मानने लगी थी और अपने पोते को देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। शिव कुमार ने मेरे प्रेगनेंसी के टाइम ही मेरी पहली सास को बुला लिया था। उसने मेरी दिन रात सेवा की। मैंने उसकी सारी जुल्मों को भुला दिया। वो मुझे माँ से बढ़कर मानने लगी, क्योंकि उसका बेटा लौट आया था और उसे देखकर वह हवाओं में उड़ने लगी थी। संजय ने एक दिन मुझे दबी दबी शब्दों में कहा, राखी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बूढ़ी माँ को उसका बेटा लौटा दो। मैंने भी इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचा। मेरी पहली सास ने अपने पोते का नाम संजय ही रखा था। इधर सिया ने भी चांदसी बेटी को जन्म दिया था। वह मेरे बेटे संजय से बहुत जला करती थी और सिया अपनी माँ से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। सिया ने कभी अपनी बेटी को मुझे गोद में नहीं दिया था। वो मुझे देखकर ही मुझसे खार खाती थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा इग्नोर किया था। जब शिव कुमार ही मुझसे इतना मोहब्बत करता था तो मुझे सिया की परवाह नहीं थी। बस मुझे सिया को खुश देखना था। उसके बाद मैंने शिव कुमार के बेटे को भी जन्म दिया था और वह हूबहू बिल्कुल शिव कुमार जैसा था। सिया मेरे बेटे को देखकर जल भूनकर राख हो गई, क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था और मैंने एक बेटे को। सिया की बेटी मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को मेरे आसपास भी भटकने ना दिया था। सिया की बेटी भी बिल्कुल शिव कुमार के जैसे ही थी। मुझे उसमें शिव कुमार ही नजर आता था, लेकिन सिया उन दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क करती थी। सिया को लगता था शिव कुमार मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, पर हकीकत भी यही थी। लेकिन उसने कभी सिया के साथ कोई गद्दारी नहीं की थी, बल्कि हफ्ते में वो 5 दिन सिया के कमरे में सोता और एक दिन वो मेरे कमरे में आता, क्योंकि ये शर्त ही मैंने रखी थी ताकि सिया को उसकी कमी का एहसास ना हो। तभी सिया को मैं बहुत बुरी लगती थी। सिया की माँ अपनी आंखों से सब कुछ देख कर गई थी। उसे अपनी बेटी अब बहुत बुरी लगती थी। सिया की माँ ने उसे कितनी बार समझाया था कि तेरे अंदर कमी है, तुझे इतना ऊंचा ऊंचा चढ़कर नहीं रहना चाहिए, लेकिन सिया अपनी माँ को ही सुना देती थी। अब सिया की माँ बिल्कुल बदल चुकी थी। जब से अपने पोते संजय को लिया था, उसने मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुकी थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अब सारा मलाल सिया के अंदर था। मुझे डर था कहीं उसके अंदर की ये नफ़रत उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मेरे सास की कर्मों की सज़ा उन्हें इसी जन्म में मिल गया था। अब मेरी नंद भी वही सब कुछ दोहरा रही थी। मुझे डर था कहीं उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं हमेशा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन उसका व्यवहार दिन ब दिन मुझसे बहुत ख़राब होता जा रहा था। वह मेरे बेटे को देखकर जलने लगी थी। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई थी और मेरा बेटा कमरे में सो रहा था। जब उसने मेरे बच्चे को बेहोश कर एक भिखारी को दे रही थी, तभी शिव कुमार सिया से टकरा गया और भिखारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसने उस भिखारी के हाथ अपने बेटे को बरामद किया। और उस दिन सिया पर शिव कुमार का हाथ उठ चुका था। और जब ये खबर सिया की माँ को पता चली तो उन्होंने भी वही किया जो शिव कुमार ने किया था। शिव कुमार ने सिया के आग को ठंडा करने के लिए उसने मुझे अलग रखने का फैसला किया था। तभी मेरी पहली सास शिव कुमार के पैर पकड़कर रगड़ने लगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन शिव कुमार वहाँ नहीं रखना चाहता था। शिव कुमार मुझे अलग फ्लैट लेकर दिया था, लेकिन मुझे अपने बेटे संजय के साथ भी रहना है। संजय अब मुझसे ज़्यादा अपनी दादी से मोहब्बत करता है। अब आप लोग मुझे कोई अच्छी राय दीजिए। क्या मुझे संजय के साथ उनके घर में रहना चाहिए या फिर मुझे अपने फ्लैट में ही रहना चाहिए? शिव कुमार मुझे बहुत मोहब्बत करता है और मैं जो कहूँगी वही करेगा। लेकिन शिव कुमार ने मुझे सतर्क भी किया है। उसने कहा है संजय तुम्हारा बेटा है और वह तुम्हारी पहली सास का पोता है, और जो तुम्हारा दूसरा बेटा जॉन है वह तो उनका पोता नहीं। जब सिया अपने सौतन के बच्चे के साथ ये सब कर सकती है तो सिया की माँ भी ये सब कर सकती है।
तुम्हें आंख बंद करके अभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या शिव कुमार की बातें ठीक है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।